Okay. Very good morning to all of you as usual, and welcome back. So here we are back on air, and let's start the proceedings of the day. Good morning messages from Ansh, Harshit, Aryant. Ansh has asked a query also, and that is regarding the paper. कि एलन के पेपर क्या संडे होगा? Well, as far as my knowledge is concerned, एलन के पेपर तो I think संडे हो रहा है आजकल, या कुछ और डे में हो रहा है? My knowledge इसके संडे हो रहा है. गर्व एज यूजुअल प्रणाम. पार्थवी गुड मॉर्निंग. आर्यन सेज कि 11th of July को है. हाँ, तो 11th of July का मतलब क्या हुआ? यही हुआ है ना. अंशेस की पहले एमडीपीएस के लिए डेट कर दी थी. अच्छा, वो मंडेज होता था शायद. ओके ना, स्कूल वाले ट्यूसडे शिफ्ट कर देते थे. व्हाट आदित्य से अंशेस की 11th में कई बार शिफ्ट हो जाते थे. हाँ, आई नो. चलो, जो भी डेट आई थिंक स्कूल से वो मैंने भी देखा कुछ कुछ नोटिफिकेशन तो आया हुआ है. आई थिंक एलन रिलेटेड. आई थिंक फॉलो दैट. आई थिंक दैट्स द बेस्ट, है ना. Okay, Arnav has said कि does the new board directive mean that there will be no half yearly exam for us? नहीं बेटे, इस तरीके के गलत कंक्लूजन्स मत करो. ठीक है ना. क्योंकि इसके रीजन है. रीजन ये है कि देयर इज अ गुड चांस कि होगा. ऐसे नहीं कि नहीं है, क्योंकि बिना हाफ ईयरली का तो कुछ पता ही नहीं चलेगा. और काफी दिन से तो हाफ ईयरली टाइप का कोई एग्जाम हुआ भी नहीं. तो देखो, हाफ ईयरली नहीं हो रहा है ऐसे कोई कंक्लूजन लेके मत चलो. बट हाँ, न्यू डायरेक्टिव के हिसाब से हो सकता है कि कुछ मॉडिफिकेशंस हो. तो आई डोंट नो, दैट यू हैव टू लुक इनटू इट. ठीक है ना. ओके, अंशेस की एक्चुअली संडे का जो टाइम दिया गया उसमें तो फिट जी भी है. ये भी एक प्रॉब्लम है. चलो ठीक है. आई थिंक आई विल जस्ट why don't you Ansh message this information to Ravichuk sir, so maybe he can modify the date to maybe a Monday or a Tuesday or something like that. So this is quite possible. I think इतना flexibility तो रहता है सिस्टम में. तो मेरे ख्याल से ना एक बार तुम लोग मैसेज कर दो रविचुक सर को, जो है मैसेज कर दो कि इस टाइम पे एलन के साथ ये क्लैश हो रहा है, तो क्या उसको कुछ शिफ्ट वगैरह कर सकता है नॉल. तो मे बी दैट वुड बी अ गुड आइडिया. ठीक है ना. आई थिंक दैट यू शुड डू इट. चलो, एनीवे, लेट्स बिगिन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे. तो लास्ट क्लास यानी कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्योर इंडक्टिव सर्किट. ठीक है ना. और प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने देखा था कि जो उसका रिएक्टेंस होता है XL, रिएक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर, वो होता है ओमेगा L. और कुछ चीज और भी आया था, एंड दैट इज I आया था इक्वल टू E नॉट बाय ओमेगा L इंटू साइन ओमेगा T प्लस पाई बाय 2. यानी कहने मतलब है कि करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय पाई बाय 2. सो दिस आर थिंग दैट वी हैव रेड अवे. तो I is equal to E naught by omega L sin omega T plus pi by 2. और ये एक्चुअली आया था I is equal to minus of I naught cos omega T. तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए where I naught is of course E naught by omega L और omega L is the reactance of the inductor. यानी XL is equal to omega L. So these are things that we have read अभी. और I naught हो जाएगा obviously फिर E naught by XL, है ना. So I naught will be equal to E naught by XL यानी reactance of inductor. So I think these are things that we have read till now. अब इसके ऊपर फॉलो अप डिस्कशन. तो फॉलो अप डिस्कशन तो ये हो जाएगा कि इसका ग्राफ हमने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया था. तो यानी इससे एक तो ये पता चल रहा है कि दैट I लीड्स E by pi by 2, या कह सकता हूं E lags I. यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इन दैट केस क्या हो रहा है, इसके मतलब देयर इज अ फेज डिफरेंस एंड दैट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई बाय 2. सो दिस आर थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट टू नो फ्रॉम दिस, है ना. इसके बाद अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ क्या बनता है? ग्राफ बनता है
और उसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आया था। हाँ सॉरी सर, बिल्कुल वो मैंने गलत लिख दिया। तो यानी ये ई नॉट हो गया माइनस ई नॉट, और ये हो जाएगा ई नॉट। ठीक है, तो ई नॉट माइनस साइन ई नॉट, ई नॉट माइनस ई नॉट वगैरह ये सब चीजें ऐसे हो। तो अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ बनाता हूं तो साइन फंक्शन है ना, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो देखो ये तो आ जाएगा ऐसे। अगर इससे आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा टी बाई 4, ये 2t/4, ये so these are the 4 time slots that we are going to choose, and that is t/4 interval, है ना। तो ये हो गया। और अगर मैं करंट का बनाता हूं यहाँ पे लेट्स से, तो माइनस आई नॉट, और ये हो गया प्लस आई नॉट, so that's how the current is going to vary, and there will be a phase lag of current by pi by 2. So that's what we saw here. तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब लास्ट में पावर, पावर का अगर याद करके देखो हमने कल भी किए थे, तो इसमें एवरेज पावर देखना 0 आएगा। क्यों? क्योंकि पावर एवरेज हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ई आई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ई मतलब हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का हो जाएगा आई नॉट माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 टी ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है ना, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इसका तो एवरेज हमें पता है 0 होता है। We know that the average power, therefore, in case of a pure inductive circuit is also equal to 0. Now you might say कि ये कैसे हो जाता है कि एवरेज पावर ही 0 हो जाता है? क्योंकि एवरेज पावर पता है क्यों 0 होता है? क्योंकि इंडक्टर का एनर्जी होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो किसी भी वक्त अगर इंडक्टर का एनर्जी चाहिए तो वो एल आई स्क्वायर से आएगा, इससे आएगा हाफ एल आई स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर तुम हाफ एल आई स्क्वायर को प्लॉट करोगे तो क्या होगा ना, इनिशियली इंडक्टर एनर्जी मैक्सिमम होगा, फिर यहां पे आते आते इंडक्टर की एनर्जी 0 हो गया, तो देयरफॉर पावर नेगेटिव है। फिर करंट यहां से यहां तक बढ़ गया, मैग्नीट्यूड की बात करोगे, हमें तो स्क्वायर करना है तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी इंडक्टर एनर्जी फिर बढ़ गया, यानी पावर पॉजिटिव आ गया। फिर इंडक्टर का देखो करंट का मैग्नीट्यूड घट के 0 हो गया, यानी पावर फिर नेगेटिव आ गया। मैं पावर की बात कर रहा हूं, एनर्जी नहीं, एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव है या तो 0 है, लेकिन पावर क्या ना इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनर्जी से रिलेट होगा। तो देयरफॉर पावर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये सारा एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगा, और इस वजह से एवरेज पावर ऑफ इंडक्टर विल बिकम इक्वल टू 0 फॉर वन पर्टिकुलर साइकिल। तो यानी मैं देख रहा हूं कि जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस में तो एवरेज पावर जनरेट होता है, वो ईआरएमएस आईआरएमएस। कैपेसिटर का एवरेज पावर 0 आया था, और इंडक्टर का भी एवरेज पावर 0, और इसलिए हमने इनके ऑपोजिशन को रिएक्टेंस नाम दिया है रादर देन रेजिस्टेंस। जैसे इसका भी ऑपोजिशन ओमेगा एल है, ये वाला
ये वाला, ये इसका अपोजिशन है, एक्सएल ओमेगा है, और यानी ओमेगा डिपेंडेंट है, लेकिन इस अपोजिशन को हमने रेजिस्टेंस टर्म नाम नहीं दिया, हमने इस अपोजिशन का नाम दे दिया रिएक्टेंस। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है ना? सो दैट्स हाउ थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट। चलो आई थिंक नाउ लेट्स मूव ऑन, ठीक है ना? लेट्स मूव ऑन। तो इससे ये पता चला कि इंडक्टर का भी एवरेज पावर 0 आ रहा है, दैट वाज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। और प्योर रेजिस्टेंस प्योर कैपेसिटेंस का सर्किट तो अब हो गया है। अब हम बात करेंगे एक और चीज का, एंड दैट इज कॉल्ड एज, and that is the idea what is called as phasor diagram, ठीक है? So the idea is called as a phasor diagram. What I'm trying to indicate here is that actually what we are discussing is the concept of phase, but along that there is a vector sense also, ठीक है ना? तो साइंटिस्टों ने कंबाइन कर दिया फेज प्लस वेक्टर, कंबाइन करके बन गया इक्वल टू फेजर। फेज प्लस वेक्टर, फेज में से पीएचएस और वेक्टर में से ओआर, तो मिला के फेजर। वैसे मैं एक चीज बताऊं, इसको कंबाइन करने का एक और तरीका भी है, एंड दैट इज वेक्टर प्लस फेज। तो मैं इसको वेक्टर्स डायग्राम भी कह सकता था, ठीक है ना? बट यू माइट से कि फिर ये नाम क्यों नहीं दिया गया? एक चीज बताओ मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये थोड़ा बायोलॉजी बायोलॉजी सुनने में नहीं लगता है? एमाइलेज है ना, इस तरीके से हम लोगों ने वो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड ये सब के नाम सुने थे, तो ये भी कुछ ऐसे एंजाइम जैसे सुनने में लगता है, वेक्टेज, है ना? तो इसलिए शायद ये नाम चूज नहीं किया गया, और ये थोड़ा सा वेक्टर फेजर थोड़ा फिजिक्स फिजिक्स जैसे सुनने में लगता है, इसलिए इसी को चूज किया गया रादर देन वेक्टेज। क्योंकि देखो, दो वर्ड्स को कंबाइन करने का आगे पीछे पीछे आगे तो दोनों तरीका हो सकता था, बट देन इसी को चूज किया गया बिकॉज दिस इज मोर फिजिक्स साउंडिंग एंड दिस इज मोर बायोलॉजी साउंडिंग, मे बी दैट इज द रीजन, आई होप सो। वैसे मुझे भी नहीं पता। चलो एनीवे, व्हाट डू यू मीन बाय फेजर डायग्राम? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड फेजर डायग्राम, लेट्स गो बैक टू आवर सर्किट्स अगेन। एक कंसेप्ट है कॉल्ड एज डायनेमिक फेजर डायग्राम। डायनेमिक फेजर डायग्राम एक्चुअली क्या है ना? इट इज अ सेट ऑफ टू मूविंग एरोस, समटाइम्स कोइंसिडेंट, समटाइम्स एट एन एंगल, टू रोटेटिंग एरोस। मैं बताता हूं कैसे। सपोज मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल का जो रेडियस है वो वोल्टेज के बराबर है, ठीक है ना? तो ये हो गया वोल्टेज, और ये हो गया ओमेगा टी, यानी थीटा हो गया ओमेगा टी। तो देखो, द वोल्टेज इज हाउ मच? तो वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ये हो गया ई नॉट रेडियस का, यानी मैंने क्या किया, ई नॉट रेडियस का एक सर्कल बनाया, और जो ई नॉट का रेडियस है उसको रेडियस वेक्टर कह लो या जो भी कह लो, उसको रोटेट करा दो कांस्टेंट ओमेगा से। कौन सा ओमेगा? वो जो हमारा एसी है ना, एसी का ओमेगा। इसी ओमेगा से इस रेडियस वेक्टर को रोटेट करा दो तो एंगल बनेगा ओमेगा टी। तो इसका वोल्टेज क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वो कैसे निकलेगा ना, परपेंडिकुलर। तो यानी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। हो गया। अब अगर इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आई नॉट हो जाएगा, तो यानी आई हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, यानी कितना हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब एक काम करो, आई नॉट रेडियस का एक और सर्कल बना दो, आई नॉट रेडियस का एक और सर्कल बना दो, ठीक है? तो ये ओमेगा टी हो गया, और आई नॉट रेडियस का एक और सर्कल बना।
यानी मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो सर्कल्स कंसेंट्रिक बना रहा हूं, एक का रेडियस आई नॉट के बराबर, एक का रेडियस ई नॉट के बराबर। अब कम ज्यादा वो अपने आप सेट हो जाएगा, अगर ई नॉट ज्यादा है तो बाहर में रहेगा ई नॉट का सर्कल, और अगर आई नॉट ज्यादा है का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो आई नॉट बाहर का सर्कल में रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन इश्यू इज द कंसेप्ट। और मैं ये जो दो लाइन से कोइंसिडेंट कर दिया, कोइंसिडेंट क्यों, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में दोनों का फेज क्या होता है, ओमेगा टी होता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में दोनों का ही फेज ओमेगा टी होता है। यानी मैं पता क्या करूंगा, डायनेमिक फेजर डायग्राम में, डायनेमिक फेजर डायग्राम में क्या होगा, ये जो दो लाइंस है ना, ये ऐसे घूमते रहेंगे और इस तरीके से घूमते रह जाएंगे, और इनके जो परपेंडिकुलर है ऑन द वाई एक्सिस, दैट विल गिव अस द वैल्यूज ऑफ ई एंड आई एट एनी टाइम टी। तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला, और ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी यहां पे दो पॉइंट देखना ऊपर नीचे होता रहेगा। ये जो दो पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो दो पॉइंट है, ये ई वाला और आई वाला, ये आई नॉट रेडियस के बराबर है। ये आई नॉट रेडियस का है और बाहर वाला ई नॉट रेडियस का है, तो ये भी घूम रहा है वो भी घूम रहा है, तो यहां से परपेंडिकुलर वहां से भी परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दैट्स हाउ द थिंग विल बी। तो उस हिसाब से हम फिर डायग्राम बनाएंगे, तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो एनीवे लेट्स कैरी ऑन। तो मैं कह रहा था कि ये एक डायनामिक डायग्राम है एक्चुअली, ये कोई स्टैटिक डायग्राम नहीं है। लेकिन अब मैं डायनामिक कैसे ड्राइंग बनाऊं, तो मैंने क्या किया, एक मोमेंट का स्नैपशॉट है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द डायनामिक फेजर डायग्राम। ठीक है ना, तो डायनामिक फेजर डायग्राम, कायदे से डायनामिक फेजर डायग्राम एक्चुअली वो घूमता हुआ होगा, तो अब मैं तो उसका एक मोमेंट का वो डायग्राम बना रहा हूं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द डायनामिक फेजर डायग्राम। इसी का एक स्टैटिक फेजर डायग्राम भी है। स्टैटिक फेजर डायग्राम क्या है ना, सिर्फ रिलेटिव पोजीशन दिखाता है बस। तो ये भी एक फेजर डायग्राम है स्टैटिक, तो ये हो गया ई नॉट और ये हो गया आई नॉट। तो यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों सेम फेज पे है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। वैसे वो भी चीज यही इंडिकेट कर रहा है, और ये इंडिकेट करे कि उस वक्त कितना फेज है, तो फेज एंगल कितना उस वक्त, ओमेगा टी, है ना। सो दैट्स ऑल, ठीक है। चलो, सो दोज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन ड्रॉ। अच्छा, ये तो हो गया प्योर रेजिस्टिव के लिए, ये था फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, सो प्योर रेजिस्टिव सर्किट विल हैव अ डायनामिक फेजर डायग्राम व्हिच इज लाइक दिस। इसके बाद आ जाओ स्टैटिक डायनामिक फेजर डायग्राम फॉर अ कैपेसिटेटिव सर्किट। ये था, दिस वाज फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट। तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, है ना, तो कैपेसिटिव सर्किट में वही डायग्राम ड्रॉ करूंगा, बाहर वाला जो है वोल्टेज के लिए, और अंदर वाला करंट के लिए, तो लगभग ऐसे बन गया। वैसे ये डायग्राम तुम लोग खुद भी बना सकते हो, तो लाइक इन द मीनवाइल यू कैन जस्ट यूज माय डायग्राम फॉर जस्ट क्रॉस चेकिंग रादर देन एनीथिंग एल्स। ये ई नॉट हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया आई नॉट। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो, या मैं भी थोड़ा और बना दूंगा। तो अगर मान लो इस वक्त वोल्टेज चाहिए, तो ये तो एज यूजुअल ओमेगा टी है, और ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहां से ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, और ये हो जाएगा देख लो, डायग्राम देख लो।
ठीक है ना। तो ये अब डायनेमिक डायग्राम हो गया फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट। या और अब अगर तुमको स्टैटिक वाला डायग्राम बनाना है, ये ई नॉट, ये आई नॉट, आई थिंक नाउ द डायग्राम्स आर सेल्फ सफिशिएंट। तो इससे जो है स्टैटिक वाला डायग्राम मिल गया। ठीक है, चलो खैर इसका बनाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द स्टैटिक फेजर डायग्राम फॉर द वोल्टेज एंड द करंट। तो यानी इससे मुझे पता चल रहा है कि दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, बस और कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली फॉर इंडक्टर क्या हो जाएगा फिर, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए मैं थोड़े चेंजेस कर देता हूं। बस यही चेंज होगा, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है ना। यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देव आस्क्ड कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि डायग्राम देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है। देखो आई थिंक दिस इज रिलेटिवली इजी टास्क एटलीस्ट फॉर द मोमेंट। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का तो ओमेगा टी हो गया, और अगर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो रहा है, यानी हम लोग इसमें एंटी क्लॉकवाइज को देख रहे हैं। तो अगर ओमेगा टी है प्लस पाई बाई 2 है, तो ऑब्वियसली फिर वो कैपेसिटिव सर्किट के लिए हो गया। और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये भी 90 डिग्री है ना। तो ये किसके लिए होता है? इंडक्टर के लिए, प्योर इंडक्टर के लिए। बट देन यू माइट से मिक्स भी तो हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है, उसके लिए अलग डायग्राम होगा, वो भी करेंगे, डोंट वरी। बट देन द थिंग इज दैट अभी एज ऑफ नाउ जस्ट हम लोग बेसिक वाला ही कर रहे हैं, यानी प्योर वाला, यानी प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव। तो वही चल रहा है। तो ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब डायग्राम क्या हो जाएगा? प्योर कैपेसिटिव के लिए, प्योर इंडक्टिव के लिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, बस ये आई नॉट पीछे हो जाएगा। यानी ये ई नॉट हो गया और ये आई नॉट हो गया। ठीक है, आई थिंक दैट्स ओके। So that was your diagram, or rather you can say phasor diagram for pure inductive, pure capacitive and pure resistive circuit. यहां तक हो गया। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो फेजर का कंसेप्ट है, ये बड़ा पावरफुल कंसेप्ट है। ठीक है, कैसे अभी बताता हूं। पता है फेजर का कंसेप्ट क्या वो करता है, इज दैट अगर मैं एवरेज वोल्टेज देखता हूं तो पता है कैसे आता है, आई इंटू आर हो जाता है उसका, रेजिस्टर का, आई इंटू एक्स सी आ जाता है कैपेसिटेंस का, और आई इंटू एक्सएल आ जाता है इंडक्टर का। और देखो सबका फेज अलग अलग है। तो देयरफॉर अगर मान लो तीनों होंगे तो क्या होगा, इसका हम लोग बोलते हैं फेजर ट्रीटमेंट। ठीक है ना। तो यानी फेजर मेथड इन आरएलसी सर्किट। तो फेजर मेथड में हम लोग इसको इस तरीके से बोलेंगे कि भाई देखो रेजिस्टेंस के लिए क्या है ना, आई आर, तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे, आई तो कॉमन है, तो आर हो गया इसका। फिर आते हैं एक्सी, तो लेट्स से एक्सी ये हो गया। माइंड, मैंने पहले ही बोला इसमें फेज भी इन्वॉल्व है और इसमें वेक्टर भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया फेजर।
वो अलग बात है कि आज जो मैं बताऊंगा ना भी, ये बहुत ज्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग कन्विंसिंग नहीं होगा, मुझे पता है। कन्विंसिंग मैं कल कराऊंगा, लेकिन आज जस्ट इसका ऊपर ऊपर से देखो कि क्या होता है और क्यों होता है। इसका जो है दो तरीके से होता है, तो लाइक वी विल डिस्कस दैट टुमारो। में आज जस्ट देखो कि क्या क्या कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या चाहता है, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस चाहता है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज पे हो, यानी जीरो फेज डिफरेंस। कैपेसिटर चाहता है 90 डिग्री अहेड, इंडक्टर चाहता है 90 डिग्री बिहाइंड। तो इंडक्टर 90 डिग्री बिहाइंड चाहता है। तो सबके अपने अपने ताकत है। रेजिस्टर का ताकत रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का ताकत रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक्सएल एक्सी, और इंडक्टर का ताकत हो गया रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर यानी एक्सएल। लेकिन कैपेसिटर का 90 डिग्री आगे काम करता है, इंडक्टर का 90 डिग्री पीछे काम करता है। सो दैट्स मोर और लेस द वे इट हैपेंस। मैंने पहले ही बोला ये तीनों मिलके एक वेक्टर का ओरिएंटेशन बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चाहता है जीरो फेज, वो चाहता है प्लस 90 फेज, ये चाहता है माइनस 90 फेज। हर कोई अपने अपने हिसाब से सर्किट को रन करने का कोशिश करेगा या सर्किट के पैरामीटर को ढालने का कोशिश करेगा। देखो फाइनली क्या होगा, तो फाइनली ये होगा कि इसका अपोजिशन, ये रेजिस्टर का अपोजिशन है, ये कैपेसिटर का अपोजिशन है, ये इंडक्टर का अपोजिशन, और इसका फेज डिफरेंस 0 होता है, इसका फेज डिफरेंस प्लस 90 होता है, इसका फेज डिफरेंस माइनस 90 होता है। मिला जुला के वेक्टर फॉर्म में हम दो चीजें निकालेंगे, एक तो नेट अपोजिशन क्या है और वो अपोजिशन का फेज क्या है। लेट्स सी। तो पहले तो इसका वेक्टर ऐड करो, तो इसका वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर और एक्सएल वेक्टर का एडिशन हो गया। अब इसके साथ इसको ऐड करो, ये मैंने बोला ना तीनों वेक्टर मिला के बनेगा सब कुछ। दिस इज द फाइनल अपोजिशन। ये अपोजिशन रेजिस्टर का 90 डिग्री फेज आगे कैपेसिटर का अपोजिशन, 90 डिग्री फेज पीछे इंडक्टर का अपोजिशन, तीनों मिला के ये अपोजिशन है। लेकिन अभी भी ये रेजिस्टेंस प्योरली नहीं है, इसलिए ये तो रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस है। अब मिला जुला के क्या होगा फिर, तो वो तो ना रिएक्टेंस रहा प्योरली और ना ही रेजिस्टेंस रहा प्योरली। इसलिए एक तीसरा शब्द और इस्तेमाल किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंपीडेंस। दिस कॉल्ड एज इंपीडेंस। और क्या ना, ये जो फेज है फाई, दिस विल बी द फाइनल फेज। यानी ये तीनों में लड़ाई हुआ, ये 90 डिग्री माइनस करना चाहता था, ये 0 डिग्री चाहता था, ये प्लस 90 डिग्री चाहता था, अपने अपने ताकत के हिसाब से। इसका ताकत ये है, इसका ताकत ये है, इसका ताकत ये है। ये तीनों के ताकत को मिला के जो नेट बन रहा है, दैट इज द इंपीडेंस। यानी फाइनली जो नेट ऑपोजिशन बनेगा ना, वो यही होगा। इसको इंटरेस्टिंगली बोला जाता है एज Z। ठीक है, Z इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर, और ये एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये तो एक्सी माइनस एक्सएल होगा। तो ये हो गया एक्सी माइनस एक्सएल, ये हो गया आर, तो यानी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। सो में आज के आपने पहले एक्सएल और आर का रिजल्टेंट निकाला और उसके साथ एक्सी को ऐड किया। अगर मैं थोड़ा ऑर्डरिंग बदल दूंगा और मैं इसको और इसको पहले ऐड करके इसको करता हूं, यू विल ऑब्वियसली गेट द सेम रिजल्ट, क्योंकि तीनों वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन में ए प्लस बी प्लस सी या सी प्लस बी प्लस ए या ए प्लस सी प्लस बी या कोई सा भी कॉम्बिनेशन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन का रिजल्ट हमेशा वही आएगा, इसलिए उसके लिए कोई टेंशन नहीं। तो ये हो गया फाइनल अपोजिशन यानी इंपीडेंस, और इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड आ गया। नॉट ओनली दैट, फाइनल फेज एंगल भी आ गया। तो देयरफॉर phi is equal to tan inverse of xc minus xl by r। ये phi क्या है, दिस इज द phi by which the current leads the voltage। क्योंकि वोल्टेज तो रेजिस्टेंस के साथ जाना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली करंट इस एंगल पे जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द phi is the current, phi is the lead of the current with respect to voltage। now you might say lead होगा, ऐसे क्या जरूरी है, हाँ ये जरूरी नहीं है। अगर ये बड़ा होता
तो फिर ये माइनस आ जाएगा, 5 माइनस आने का मतलब हमने तो लीड माना है तो वो लैग बन जाएगा। तो लेकिन मैं लिखूंगा क्या, 5 इज द लीड ऑफ I ओवर E। इसका मतलब ये नहीं कि लीड हो जाएगा, ये अगर प्लस वैल्यू आता है इसका तो यानी लीड होगा, और इसका वैल्यू माइनस आता है तो लैग होगा, और अगर जीरो आता है यानी क्या होगा, दोनों टुगेदर इन टर्म्स ऑफ फेज। इसलिए ऐसे नहीं कि मैं जबरदस्ती लीड बता रहा हूं, पर हो सकता है। So that is the phi, that is the lead of I over E. ठीक है, देख लो, तो phi is the lead of I over E. I hope that's comfortable. चलो ठीक है, यानी फाइनली पता है मैं करंट के एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा ना, E नॉट बाय ऑपोजिशन। तो यानी अगर मान लो E होता है इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो I हो जाएगा इक्वल टू I नॉट साइन। देखो, जस्ट बिकॉज आई हैव रिटन प्लस 5 हियर डज नॉट मेक इट प्लस 5 यानी अहेड। जरूरी नहीं है, वो अहेड और बिहाइंड कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, वो अपने आप सेट होगा। तो यानी मैं इसको वेयर 5 इक्वल टू लीड ऑफ I ओवर E, और वी कैन से लैग ऑफ E, है ना, बिहाइंड I, या लैग ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू I। क्योंकि लैग भी कहूंगा बिहाइंड भी करूंगा तो कई बार वो डबल नेगेटिव से कहीं दिमाग उल्टा ना चले, तो लैग ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू I, याद। और 5 का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, और I नॉट क्या है, वेयर I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय Z, यानी E नॉट बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस अब इसको ना अच्छे से नोट कर लो, इसको अच्छे से पहले नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, after writing all these, or rather in spite of writing all this, I will still say I know this approach is not very convincing right now। बोलिए ये कहां से आ गया, मतलब क्या ऑपोजिशन ऑपोजिशन एकदम से जैसे जादू की तरह आ गया। एक्चुअली क्या ना, ये जब मैं इसको जब अच्छे से प्रूव करेंगे ना ट्रिगोनोमेट्रिक और डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके, देन विल बी ऑब्वियसली मोर कन्विंस्ड। बट वो अप्रोच बहुत लंबा है, इसलिए अगर एग्जाम में मान लो तुम भूल गए तो फिर उस अप्रोच से करोगे ना जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, दैट्स लाइक टू लॉन्ग। इसलिए हम लोग जो है ना आज सिर्फ उसका एक शॉर्टर मेथड डिवाइस किया है विच बाईपासेस ऑल दोस कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स। बेसिकली यही हो रहा है, और बाईपास करके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं सारे। ठीक है ना, दैट्स व्हाट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, देख लो अच्छे से।
चलो आई थिंक नाउ आई हैव गिवन यू सफिशिएंट टाइम। अब इसका फेजर डायग्राम तो बन गया, लेकिन अब मैं बनाऊंगा इसका डायनेमिक और स्टैटिक फेजर डायग्राम। तो वो कैसे बनेगा, है ना? तो अब तो देखो आइडिया लग ही गया, तो आई थिंक नाउ यू कैन ड्रॉ इट इंडिपेंडेंटली आल्सो, बट फिर भी मैं बना ही देता हूं। ये हो गया वोल्टेज वाला। तो ये हो गया ई नॉट, और ये तो ओमेगा टी फेज हो गया जो वेक्टर का है, ई नॉट वेक्टर वाला। उसका परपेंडिकुलर अगर देखोगे तो ये होगा, तो ये आ गया ठीक है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर ये वाला है ना, तो ये हो गया 5, ये आई नॉट है, और ये हो जाएगा और अगर मैं इसका स्टैटिक डायग्राम बनाऊंगा, स्टैटिक फेजर डायग्राम, तो ये हो जाएगा ऐसे। ये 5 ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टैटिक फेजर डायग्राम, और ये हो गया इसका डायनामिक फेजर डायग्राम, जो कि चलता रहेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने माना है करंट इज लीडिंग वोल्टेज, तो assumption which may not be true also, तो लाइक अकॉर्डिंगली हम मोल्ड करके फिर डायग्राम बना सकते हैं चेंज करके, अगर जरूरत पड़े तो। खैर फिलहाल तो हमने यही मान के ड्रॉ किया, इसलिए इट्स ओके हमें। ठीक है ना, इसको ड्रॉ कर लिया होगा। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं इसका एवरेज पावर क्या होगा। सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग, what would be the average power of this circuit. तो P average is equal to क्या होगा ना, इंटीग्रेशन 1/t ei dt 0 to t is equal to 1/t this will be the integration e naught sin omega t into I naught sin omega t plus phi dt। तो क्या हो जाएगा, e naught I naught by t, e naught I naught by t। तो इसको मैं 2 कर लेता हूं, है ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 sin ओमेगा t into sin ओमेगा t plus phi dt 0 to t। हमें पता है कि sin a cos b का होता है cos a minus b minus cos a plus b, सॉरी 2 sin a sin b, मैंने गलत बोल दिया, 2 sin a sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b, है ना। तो वो 2 sin a sin b वाला फॉर्मेट में है, यानी इक्वल टू e naught I naught
by 2t इंटीग्रेशन 0 to t cos a minus b. तो cos a minus b मतलब cos minus 5 dt minus cos a plus b यानी cos एक्चुअली दिस चैप्टर हैज अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स है। तो देख लो तब से मैथमेटिक्स हो जा रहा है और अभी भी खत्म नहीं हुआ। चलो बट एनीवे बी पेशेंट। तो ई नॉट आई नॉट बाई 2t अब ये cos माइनस 5 क्या होता है? cos 5 माइनस ये जो cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 है ये क्या हो जाएगा? तो माइनस 1/2 ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 0 to t है ना? So that will be equal to E naught I naught by 2t cos 5 और dt का इंटीग्रेशन 0 to t क्या होता है? कैपिटल T माइनस। अब अगर मैं कैपिटल T को यहाँ पे पुट करता हूं तो ये होता है साइन 4 पाई प्लस 5 दैट इज साइन 5 और अगर मैं t के जगह 0 पुट करता हूं तो साइन 0 प्लस 5 वो भी साइन 5 तो यानी क्या हो गया? इफेक्टिवली इज इक्वल टू 0 आ गया। क्यों? क्योंकि साइन 4 पाई प्लस 5 इज आल्सो साइन 5 ब्रैकेट के अंदर साइन 4 पाई प्लस 5 इज साइन 5 एंड जब t के जगह 0 पुट करो तो साइन 5 यानी कैंसिल हो गया 0 so this term is actually 0 so what you get is only this is equal to if you look at carefully tt will get cancelled so I can write it in a slightly manipulated way and that is e naught by root 2 into I naught by root 2 into cos pi. So finally we have achieved something which we have not done earlier and that is ये हो जाएगा ERMS. So therefore P average हम लोग P average निकालना शुरू किए थे ये सारा कैलकुलेशन P average का ही चल रहा है तो P average कितना हो गया ना ERMS IRMS into cos pi into cos phi ठीक है। अब ये जो cos phi है इसको एक स्पेशल नेम दिया गया and that is called as this particular term I mean is called power factor. This is called as power factor. ठीक है cos phi। अब ये जो पावर फैक्टर है ना इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिजिकल सिग्निफिकेंस जरा ध्यान से देखो। अगर मैं ई नॉट को ऐसे बनाता हूं या ई आरएमएस को ऐसे बनाऊंगा तो आई आरएमएस ऐसे जाएगा और ये 5 बना दो ऐसे कर ठीक है और ऐसे ये काम करो इधर फोर्स कर लो और इधर वेलोसिटी कर लो और ये फाई एंगल कर लो ठीक है। ये हो गया फोर्स और वेलोसिटी। पावर क्या होगा? द पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी इंटू कॉस फाई होता है ना। यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर रहे हैं एक अलोंग पावर अलोंग फोर्स और एक परपेंडिकुलर टू फोर्स यानी तो जो वेलोसिटी का अलोंग द फोर्स का कंपोनेंट है v cos phi वही सिर्फ पावर में कंट्रीब्यूट करता है याद है ना।
ये हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा था क्लास 11th में। आज के दिन में मैं टोटली अलग सिचुएशन में हूं, मैं एक आरएलसी सर्किट में हूं। इसमें भी क्या हो रहा है, देखो ये वोल्टेज है, ये आरएमएस है, ये आई आरएमएस है। तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो दिस विल बिकम व्हाट, आई आरएमएस कॉस फाई, और ये हो गया आई आरएमएस साइन फाई। तो मैं देख रहा हूं कि एक कंपोनेंट जो वोल्टेज के अलोंग है वो है आई आरएमएस कॉस फाई, और जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर है वो है आई आरएमएस साइन फाई, है ना। देख लो, तो इस केस में जो कॉस फाई कंपोनेंट है वही पावर प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो कैसे एनालॉगस है, हमने क्लास 11 में मैकेनिक्स में पढ़ा था पावर और वेलोसिटी का रिलेशनशिप, और उसमें एक कंपोनेंट यूजलेस होता है, एक कंपोनेंट यूजफुल है। तो वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है वो यूजलेस कंपोनेंट है, ये बेकार है। लेकिन वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है यही पावर में यूजफुल कंपोनेंट है, और इसलिए आंसर आ गया फ्री कॉस फाई। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है कॉस फाई वाला, ये यूजफुल है, ये यूजलेस है। तो यानी एकदम बिल्कुल जैसे मैकेनिक्स चल रहा है, जबकि ये तो टोटली अलग चीज है। इसमें तो इंडक्टर, कैपेसिटर, पता नहीं क्या क्या है, रेजिस्टर वगैरह, और साथ में एसी सर्किट है। तो देखो कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन देखो कितना ब्यूटीफुल एनालॉगस सिचुएशन है अक्रॉस पावर या फॉर पावर अक्रॉस मैकेनिक्स एंड आल्सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नॉट ओनली दैट, ये जो कंपोनेंट है ना आईआरएमएस साइन फाई, एज आई सेड अर्लियर, आईआरएमएस साइन फाई कोई पावर प्रोडक्शन में हेल्प तो नहीं करता। पावर प्रोडक्शन में तो हेल्प कर रहा है आरएमएस कॉस फाई, देखो ये आरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। तो इसलिए ये एक यूजलेस कंपोनेंट है, इसका एक नाम भी दे दिया गया। दिस इज कॉल्ड एज वाटलेस करंट। से इसका यूज क्या है, कुछ यूज नहीं है। इट इज जस्ट दैट this can be treated as some kind of a component of current which is not useful. तो इसलिए यूजलेस करंट बोल सकते थे, बट यूजलेस इज स्लाइटली डेरोगेटरी वर्ड। हमें तो इसलिए वाटलेस मतलब वाट होता है यूनिट ऑफ पावर, तो पावरलेस हो गया एक तरीके से। यानी ये कंपोनेंट ऑफ करंट है, ये कंपोनेंट ऑफ करंट है, लेकिन ये पावर नहीं प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया यूजलेस करंट। ना के जगह ना देके यूजलेस करंट विच इज नॉट वेरी गुड साउंडिंग, हमें उसके जगह दे दिया उन्होंने पावरलेस, यानी वाटलेस करंट। पावरलेस भी नहीं बोलते, वाटलेस इज द एक्चुअल नेम टू द करंट। ठीक है। अरियंत आस्क्ड कि लेकिन आप इतना सब सारी चीजें तो बता रहे हो, लेकिन ये जो आई और ई है ये तो वेक्टर ही नहीं होता है ना। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, क्लास 11th में जब हमने वेव्स पढ़े थे और दो वेव्स को मिलवाया था हमने, तो देखा होगा कि मिलने के बाद जो फाइनली बना था दैट वाज एग्जैक्टली अ कार्बन कॉपी ऑफ योर रिजल्टेंट फॉर्मूला। जबकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट तो वेक्टर का कंसेप्ट है। रिजल्टेंट जो है वो तो वेक्टर का कंसेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है या नहीं। सो देयरफॉर ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह जो है ना वेक्टर के कंसेप्ट यूज हो जाता है। यानी देखो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल थिंग कि कई जगह पे वेक्टर से दूर दूर का रिलेशन नहीं है। करंट, वोल्टेज, है ना, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टेंस, इनका दूर दूर से वेक्टर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन इसके जो कंक्लूजन्स आते हैं मैथमेटिकल, वो लगभग वेक्टर जैसे आ रहा है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट दैट वी आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है। कई बार तो नहीं हुआ है, खैर एक बार पहले भी हुआ है, क्लास 11 के लास्ट चैप्टर वेव्स में। जब दो वेव्स मिलते हैं तो उसका जो फॉर्मूला आया था बिल्कुल कार्बन कॉपी ऑफ रिजल्टेंट आया था। सिमिलरली जब दो करंट जब करंट और वोल्टेज मिलते हैं यहाँ पे, तो उसमें भी कुछ वेक्टर का ही रिलेशनशिप बन रहा है इस केस में। और ये खत्म नहीं हुआ है, अभी देखना हम लोग ऑप्टिक्स में भी एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी देखना ऐसे ही कुछ बनेगा। सब कुछ वेक्टर से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। सब कुछ हम लोग जो है ना इस केस में वेक्टर से ही सॉल्व कर देते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि नॉन वेक्टर में भी, यानी नॉन वेक्टर में भी या नॉन वेक्टर सिचुएशंस में भी वेक्टर इज प्रीटी यूजफुल, ठीक है ना, व्हिच इंक्लूड्स दिस वन। तो देयरफॉर यू आर सीइंग कि हाँ वेक्टर से कुछ तो फायदा हो रहा है, ऐसे नहीं है कि फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देख लो अच्छे से।
Fine. Chalo, I think let's put a stop here to this particular part of the discussion. Vector wala part of the discussion है. ये जो आइडिया या कंसेप्ट ऑफ वेक्टर है, ये देखना थोड़ा और यूजफुल है. अब बताता हूं कैसे. सपोज मैं कहता हूं कि मैं 3 एसी को मिला रहा हूं. 3 AC sources are put in a circuit. So E is equal to 440 sin omega t E1. E2 हो गया 60 sin omega t plus 2 pi by 3. ठीक है. And E3 is equal to 20 sin omega t minus pi by 3. Find the final voltage and phase. यानी तुमको बताना है कि इन तीनों को मिला के फाइनली इनके वोल्टेजेस और फेज क्या होंगे. गो अहेड. दैट्स द क्वेश्चन. कि ये 3 एसी को इकट्ठे लगा दिया सर्किट में. एक 40 sin ओमेगा टी, एक 60 sin ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3 एंड E3 हो गया 20 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3. Go ahead and find out the final voltage and the final phase. Yeah, go ahead and find out the answer. Actually इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स में मैथमेटिक्स है. Okay, Shreyash has given almost instant, not instant, but a quick answer, and that is 40 and pi by 3. Okay. ठीक है. Even Arihant has also given the same answer, and that is 40 and 60 degree, which means the same as Shreyash has given 40 and pi by 3. बात एक ही है. ठीक है. Ansh has also given the same answer, and that is 40 and pi by 3. So presumably that must be the correct answer. तभी सागरिका ने भी यही आंसर दिया, and that is 40 and pi by 3. Parth has also given the same. यानी बेसिकली 3 वेक्टर बनाना है. एक इस तरफ 40 हो गया
और एक 60 तो है लेकिन 120 डिग्री पे, तो ये 30 डिग्री हो गया, 2π/3 मतलब 120 डिग्री है ना, और ये -π/3 मतलब यहाँ पे ये 20 हो गया है ना, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो है 60 का 30, और ये हो जाएगा 60 × √3/2 यानी 30√3, और इसका हो जाएगा 20 का cos 60 डिग्री यानी 10, और इसका हो गया 20 × √3/2 यानी 10√3। ठीक है, सो दैट्स द कैलकुलेशन मोर और लेस। तो ये 30, 40 और 10, तो 30, 40 और 10 मिला के इधर हो गया 20, तो फाइनली ये हो गया 20, और ये हो जाएगा 10√3 और 30√3, तो यानी हो जाएगा 20√3। I think that's more or less the calculation there, है ना, तो which makes our job a little easy. So 20√3 20 है ना, so I think that makes it 40, or you can say this is 5/3। ठीक है, यानी ये फाइनली ये सारा मिला के क्या बनेगा, ये तीनों मिला के फाइनली बनेंगे 40 sin ω_t प्लस π/3। ठीक है, चलो ठीक है, पार्थ, सागरिका, अंश, सोम सबने सही आंसर दिए हैं। चलो, सो दैट वाज द कलेक्शन फॉर एसी। ऐसे ही फिर उसमें भी होंगे, है ना, कि इसमें अगर कोई इंपेडेंस लगा दो, है ना, कैपेसिटर लगा दो एटसेट्रा, सो दोस थिंग्स आल्सो कैन बी डन। इसके अलावा एक और कंडीशन भी आता है, इज दैट, याद करके तो हमने डीसी में एक चीज पढ़ा था, इन डीसी सर्किट्स वी रेड अ थ्योरम कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो हमने पढ़ा था कि अगर मान लो कोई डीसी सर्किट होता है, और अगर मान लो मैक्सिमम पावर चाहिए विद दिस सेल एज सपोज ई एंड स्मॉल आर, तो अगर मान लो डीसी सर्किट होता है विद बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, तो इन दैट केस कैपिटल आर का वैल्यू क्या होना चाहिए ना, अगर तुमको चाहिए मैक्सिमम पावर इन द डीसी सर्किट आउटपुट में, तो इन दैट केस क्या होता है ना, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर होना चाहिए फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर। ये हमने पढ़ा था डीसी में। तो हमने डीसी में ये पढ़ा कि अगर तुमको पावर को, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, इन दैट केस क्या होना चाहिए ना, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, दैट शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर जनरेशन इन द आउटपुट रेजिस्टेंस, दैट इज कैपिटल आर। आज हम लोग एसी में मैक्सिमम पावर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो यानी मैक्सिमम पावर इन एसी। तो मैक्सिमम पावर, एक्चुअली देखो पावर कहां पे आता है, पावर बेसिकली रेजिस्टेंस पे आता है, क्योंकि अगर तुम उसका देखते हो कैपेसिटर और इंडक्टर, उसमें तो पावर आता नहीं पूरे साइकिल में, तो पावर आता है सिर्फ रेजिस्टेंस में। यानी बेसिकली मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है कि मैं करंट को मैक्सिमाइज करूं। तो देयरफॉर इन एसी गिवन फिक्स्ड वैल्यूज फॉर R, C and L, what omega and E naught, what omega should we choose, है ना, for maximum power? So that is the question. Yani to some extent the topic is similar to what we have read in DC, but then it's different in this sense
क्या अब हम लोग रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं उसके फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा के। वैसे ओमेगा इज नॉट फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो देयरफॉर आई एम लुकिंग एट ओमेगा। अच्छा, अब मुझे पता है कि करंट क्या होता है ना, आई नॉट का जो वैल्यू है वो है ई नॉट बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे आई को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मेरे हाथ में तो है नहीं। तो देयरफॉर टू मैक्सिमाइज आई, हम क्या करेंगे, है ना, इस ब्रैकेट को जीरो कर दो। तो मैं क्या करूंगा ना, 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल शुड बी जीरो। क्यों? क्योंकि ये दो स्क्वायर क्वांटिटी है, तो आर को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि आर फिक्स कर दिया, सी और एल को भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वो भी फिक्स कर दिया। मेरे हाथ में ओमेगा है, मैं ओमेगा को ऊपर नीचे कर सकता हूं, और ओमेगा को ऊपर नीचे इस तरीके से करूंगा जिससे कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाए। क्यों? बिकॉज आई वांट द डिनोमिनेटर टू बी मिनिमम। तो देयरफॉर टू मैक्सिमाइज आई वी शुड डू दिस, यानी ओमेगा आ गया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यानी ओमेगा का जो वैल्यू सिलेक्ट करना चाहिए, यानी इस बार ओमेगा पे डिपेंडेंट है, तो ओमेगा का जो वैल्यू हमें सिलेक्ट करना चाहिए वो क्या है ना, अंडर रूट ऑफ 1 बाय एलसी, यानी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी। क्योंकि इस समय करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। नाउ दिस इज अगेन सिमिलर टू व्हाट वी रिमेंबर वी डिड फोर्स्ड ऑसिलेशन, या वो जो वेव चैप्टर में हमने किया था, याद है ना, फोर्स्ड ऑसिलेशन उस वाले पार्ट में, कि अगर कोई नेचुरल ऑसिलेशन में अगर कुछ वाइब्रेशन होता है और अगर मैं फोर्स्ड ऑसिलेशन में उसी फ्रीक्वेंसी से उसको वाइब्रेट कराऊंगा तो इन दैट केस क्या होता है, एम्पलीट्यूड ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पे भी सिमिलर है। सिमिलर कैसे बताता हूं मैं, ये जो इसका ग्राफ है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर तुम इसके रेजिस्टेंस को वेरी कराओ, ये डीसी की बात कर रहा हूं, ये डीसी वाले में, इस वाले में अगर तुम पावर वर्सेस रेजिस्टेंस करोगे तो क्या आएगा, जीरो रेजिस्टेंस में जीरो पावर, और फिर ऐसे आएगा, ये आएगा, मतलब ये एक्चुअली ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। अगर कैपिटल आर को वेरी करो तो देखना पावर का वेरिएशन ऐसे होगा, तो इसको ऐसे लिखो, दिस इज व्हाट द वेरिएशन विल बी, सेम विद ओमेगा आल्सो। अगर मैं इसके ओमेगा को वेरी करता हूं ना तो पावर का एक्सप्रेशन भी देखना इसी तरीके से आएगा। तो अगर मैं इसके पावर का एक्सप्रेशन निकालता हूं विद ओमेगा, तो देखो जरा सोचो, अगर ओमेगा बहुत छोटा होगा तो इन दैट केस ये वाला क्वांटिटी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ओवरऑल स्क्वायर करके है तो यानी फिर यही डोमिनेट कर जाएगा, तो यानी ये पूरा इंफिनिटी हो जाएगा अगर ओमेगा टेंड्स टू जीरो हो जाए तो अगर डिनोमिनेटर इंफिनिटी होता है, करंट जीरो यानी पावर जीरो, तो इसलिए इसका भी पावर जीरो से स्टार्ट होगा अगर ओमेगा जीरो हुआ। फिर क्या होगा ना, जैसे जैसे ओमेगा जीरो से बढ़ता रहेगा तो पावर बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट पे आके फिर पावर घटने लगेगा। तो देयरफॉर क्योंकि अगर ओमेगा बहुत ज्यादा कर दो, अगर ओमेगा बहुत हाई वैल्यू कर दो तो ये फिर इंफिनिटी की तरफ चला जाता है, और ऊपर से स्क्वायरिंग है और ये डिनोमिनेटर में है, तो देयरफॉर ओमेगा ना बहुत कम लेना चाहिए और ना ही ओमेगा बहुत ज्यादा लेना चाहिए, दोनों में पावर घट जाता है। तो देयरफॉर अल्टीमेटली इसका भी एक्सप्रेशन देखो सिमिलरली आता है, दिस हाउ द वेरिएशन। और इसका मैक्सिमम पावर कब होगा, यही वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा आर, यानी रेजोनेंस। इसलिए इसका आर दिया गया, ये रेजोनेंस वर्ड का आर यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि रेजोनेंस अगर कर दो, यानी अगर ओमेगा को ओमेगा आर कर दो, यानी अंडर रूट ऑफ 1 बाय एलसी, तो पावर मैक्सिमम होगा, तो यानी ये हो जाएगा ओमेगा आर। देख लो जस्ट हैव अ लुक, देखो कैसे सिमिलैरिटी है। डीसी में भी लगभग यही ग्राफ बना था, पर उसमें रेजिस्टेंस वाज द क्राइटेरिया, तो पावर का रेजिस्टेंस के साथ का वेरिएशन हमने निकाला एज द क्राइटेरिया। अब क्या हो गया, आप पावर का ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ का जो रिलेशनशिप है उसको एज ए क्राइटेरिया यूज किया, देख सकते हैं। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेरी करोगे इन दैट केस क्या होगा ना, पावर भी वेरी करेगी, एज हैज बीन इंडिकेटेड, ठीक है ना।
चलो, so like that's what we will have exactly time for today. अगर नोट करना है तो देख लो एक बार, फटाफट एक बार, just it's a very simple thing, इसलिए ऐसे कुछ ज्यादा complicated तो नहीं है, ठीक है ना? चलो, that's it for today then. We will discuss and we will continue the discussion tomorrow. Tomorrow we will not do exactly by this method that we've done today by using phasor. Tomorrow we will do the actual method, जो actually निकलता है. Phasor तो समझ लो कि उसका एक shortcut representation या version है. But phasor is not the authentic method. Authentic method actually उसी से ही होता है. But then obviously we will be using this also in this particular case. ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं. We will carry on in the next class. Till then, have a nice time and goodbye. कल इसके authentic यानी differential equation based solution कल करेंगे discuss. ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही फिर. Have a good day. Bye bye.